नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक उत्पादन इकाई वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करके बेचती है और उससे लाभ कमाती है, ऐसा करने में वो खुद भी स्वयं रिस्क भी उठाती है। उसी प्रकार व्यावसायिक बैंक का भी कुछ यही स्वरूप है। परिभाषा और उसके पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक जब नहीं थे, उस समय साहूकार लोग थे। उस समय गांव के बड़े किसान, प्रधान, मनसबदार, ये सब लोग थे जिनसे लोग अपना जरूरत पड़ने पर उधार लिया करते थे। प्यारे बच्चों, ऐसा करने के लिए उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुश्त दर पुश्त मजदूरी करनी पड़ती थी और बेगारी करते करते कई जनरेशन्स निकलने के बावजूद भी कर्जा उनका नहीं जाता था। उसके कई कारण थे, जिसमें एक कारण ये भी था कि कोई सही मापदंड नहीं था, कोई पैमाना ऐसा नहीं था जिसके आधार पर आदमी ये बताए कि मेरा कितना रुपया मैंने लिया और उसका कितना बना, कितना मैंने वापस किया और अभी कितना वापस करना है। प्यारे बच्चों, समय के साथ नियम भी बदले, सरकारें भी कल्याणकारी आने लगी। पहले राजा सत्ताशाही होती थी जिसमें जनता का इंटरेस्ट कम और कई प्रकार के स्वयं के फायदे, नफा नुकसान, राजा का युद्ध, राजा का देश, राजा से संबंधित कहानियां, सारा इतिहास राजा से संबंधित हुआ करता था। बचे खुसे मनसबदार, साहूकार, ताल्लुकदार, ये सारे जितने दार लोग थे वो सब अपने अपने तरीके से सत्ता का उपभोग किया करते थे। समय ने करवट बदला और एक नया समय आया, कल्याणकारी लोकतंत्र का, जिसके कारण बहुत कुछ बदलाव आया और बदलाव के साथ ही बैंकिंग व्यवस्था में भी बदलाव आया। तो मैं चाहूंगा अब आपको कुछ बैंक के बारे में डिटेल में जानकारी दूं। इसके लिए मैंने स्लाइड शो का सहारा लिया है, जो कि आपको बहुत ही सरलता पूर्वक पूरी यात्रा कराएगी। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सारी चीजें, नई जानकारी मिलने की संभावना है। प्यारे बच्चे, इससे पहले मैं मुद्रा के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में हम कमर्शियल बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें एक्सिस बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक जिनसे आपका सामना पड़ता होगा। प्यारे बच्चों, खाता तो आप सबका ही लगभग खुल गया होगा। अगर नहीं खुला है तो खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का युग है और डिजिटल इंडिया के युग में निश्चित है आने वाले दिनों में खाते के बिना आगे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये सारे बैंक हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग बैंक को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जो कि लोगों से जमा स्वीकार करती है और जरूरत पड़ने पे लोन देती है। An organization which accepts credits or deposits and advances loan for the investment is known as a commercial bank. प्यारे बच्चों, कमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे बैंकों की श्रृंखला जिसमें पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स भी हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, छोटे मोटे बैंक्स हैं जो आपके जिला स्तर पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों ही प्रकार के बैंकों का एक ही प्रकार का टास्क है। निश्चित है कि ये डिपॉजिट स्वीकार करते हैं और लोन निवेशक को, किसानों को देते हैं। जहां तक पब्लिक बैंक की बात है, पब्लिक बैंक नेशनलाइज्ड बैंक कहलाते हैं।
इन नेशनलाइज्ड बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1966-1968 में, ताकि ये जनता के लिए दुखदाई ना बने, पैसा लेकर भाग ना जाए, क्योंकि उस समय भी एक र्यूमर एक रेपुटेड बैंक को लेकर यही उड़ा था, जिसको सरकार ने खारिज किया था। 1966 में 14 बड़े बैंकों का, उसके बाद उसके तत्काल बाद 8 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें इस जनता आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। प्राइवेट बैंक आजकल तमाम बैंक आ गए हैं, और फॉरेन बैंक, सिटी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल बैंक, इसके अलावा आपका बहुत सारे जो हांगकांग, शंघाई बैंक, ये सारे बैंक विदेशी बैंक है जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन, यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? एक नई स्लाइड आपके सामने है, देखिए रुपया इसके अंदर जा रहा है, और ये लोग निवेश करने के लिए किस प्रकार से पैसा इकट्ठा करके बैंक में डालते हैं, और जरूरत पड़ने पे निवेशक के रूप में उधार लेते हैं। जहां तक व्यावसायिक बैंकों के काम की बात है, उनके कामों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरा हम बांट सकते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में। जहां तक प्राइमरी फंक्शंस की बात है, इनके दो ही प्राइमरी फंक्शन हैं, अभी हमने आपको बताया। और वो दोनों प्राइमरी फंक्शंस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। और सेकेंडरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाएंगे कुछ सामान्य सेकेंडरी फंक्शंस हैं, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित सेकेंडरी फंक्शंस हैं। हमारे एजेंट के रूप में भी एजेंसी फंक्शंस हैं, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और कल्याणकारी कार्य भी बैंक करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य ऐसे हैं जिनको अभी हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंकों द्वारा किए गए कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में दो हैं, बेसिकली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। सेकेंडरी फंक्शंस में हमने 5 फंक्शंस रखे हैं, जिसमें सामान्य बैंकिंग फंक्शंस हैं, जिसमें फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज से संबंधित है, जिससे एजेंसी से संबंधित एक एजेंट के रूप में वो हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं, ये सब चीजें, ये सारे फंक्शंस अभी हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, प्राइमरी फंक्शंस की बात हम बताएं तो डिपॉजिट्स वो हमसे हमारी जो डिपॉजिट्स हमारी जमा है वो स्वीकार करते हैं, और हमें जरूरत पड़ने पे निवेशक को ऋण देते हैं। ये उनका प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो कितने प्रकार के खाते खोलते हैं? नंबर 1 एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, नंबर 2 करंट अकाउंट खोलते हैं जिससे हमारा पैसा जमा होता है, तीसरा फिक्स डिपॉजिट है, और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट है। प्यारे बच्चों, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसे हम सामान्य बचत खाता कहते हैं। बचत खाते में जमा राशि को आप कभी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक चेक बुक इशू की जाती है, उसके लिए आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, और आप ट्रांजेक्शन्स निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसकी सीमाएं होती हैं, जैसे आप 6 महीने में, साल भर में एक सर्टेन नंबर ऑफ चेक्स ही इशू कर सकते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स ही निकाल सकते हैं, और इसका ब्याज भी कम कम होता है। सामान्यतः ये आजकल 3% के आसपास चल रहा है, और इसके साथ, इसके ब्याज के साथ तमाम नियम भी लगे रहते हैं, जैसे 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो आपका न्यूनतम राशि होगी उसी पर आपको ब्याज मिलेगा। प्यारे बच्चों, करंट अकाउंट, चालू खाता बेसिकली बिजनेस एंटरप्राइजेस खोलते हैं। बचत खाता कोई भी खोल सकता है, लेकिन चालू खाता बिजनेस एंटरप्राइजेस खोलते हैं, जो अपने एक दिन में कई बार ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इच्छा अनुसार वो चेक इशू कर सकते हैं, और व्यवसाय से संबंधित भुगतान भी कर सकते हैं। इसमें उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी वो एक शुल्क लेकर के उनको ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा खाता है फिक्स डिपॉजिट। ये एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसमें डिपॉजिट पैसे पर सामान्यतः हायर दर्जे से ऊंचे रेट पर ब्याज मिलता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं।
प्यारे बच्चों, एक रिकरिंग डिपॉजिट होती है, इसमें आप हर महीने कुछ राशि जमा करते हैं और वो राशि इकट्ठा जब हो जाती है तो आपको वापस मिलती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे बैंक पैसा डिपॉजिट करता है, आपकी जमा को, आपकी बचत को अपने पास डिपॉजिट करता है। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कितने प्रकार से लोन लिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, लोन लेने का सबसे बड़ा कारण, आप देखिए, एक सुंदर सा प्यारा सा अपना घर बनाना चाहते हैं जिसके मालिक आप खुद हो, और एक घर बनाने के लिए आपको जमीन खरीदने के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। तो कमर्शियल बैंक इसमें आपकी सहायता करते हैं और उस रकम का एक बड़ा हिस्सा 80 से 90% वो आपको उधार दे देते हैं और 15 से 20 साल तक के ईएमआई में वो प्रति महीने आपसे वापस लेते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे प्रकार का ऋण होता है हाउसिंग लोन पे। ऋण भी इंटरेस्ट रेट भी कम होता है और इससे इनकम टैक्स में भी कई प्रकार की छूट मिलती है। इसीलिए लोग घर भी बनाए, इनकम टैक्स में छूट भी लें, सरकार चाहती है। तो इसलिए इसका फायदा उठाते हुए तमाम लोग घर भी बनाते हैं और कम ब्याज होने के कारण वैसे भी बेनिफिशियली हो जाता है। जहाँ तक एजुकेशन लोन की बात है, ये एजुकेशन लोन भी बहुत कम दर पे मिलता है। ब्याज की दर इसमें भी बहुत कम होती है। आप देखेंगे कि ये शिक्षा के लिए दी जा रही है और ये राशि डिपेंड करती है कि आप कितने रुपए आपको एजुकेशन में ज़रूरी है। ना सिर्फ ब्याज की दर कम है, बल्कि जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद ही इसकी रिकवरी शुरू होती है। ये इसका फ़ायदा है। प्यारे बच्चों, एक और जो हम लोग लेते हैं अक्सर, वो है आपके सामने है कार, व्हीकल्स, गाड़ियाँ लेने के लिए। गाड़ी को के लिए जो कर्जा लिया जाता है सामान्यतः उसका ब्याज का दर हाउसिंग से ज़्यादा होता है, एजुकेशन से ज़्यादा होता है। सबसे कम इनमें से एजुकेशन का ही होता है। तीसरा जो चौथी कैटेगरी जो है ऋण लेने की, वो है आपके बिजनेस के लिए। आप बिजनेस के लिए भी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ऋण ले सकते हैं। बेसिकली ये 4 प्रकार के ऋण होते हैं। आप कंज्यूमर आइटम के लिए भी ऋण ले सकते हैं। फ्रिज खरीदने के लिए आजकल तमाम तरीके के ऋण उपलब्ध हैं जिससे आप अपने बड़े घरेलू आइटम्स को भी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह खरीदने के लिए भी ले सकते हैं। अब एक बड़ा काम जो होता है बैंकों का, वो होता है क्रेडिट क्रिएशन का, साख निर्माण का। क्या होता है ये? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो इनिशियल डिपॉजिट है, उस इनिशियल डिपॉजिट के आधार पर एक सर्टेन पार्ट उसका कैश के रूप में अपने पास रख करके बाकी रकम वो दूसरों को देती है। प्यारे बच्चों, जो रकम अपने पास रखती है या आरबीआई के पास रखती है, इस दृष्टि से रखती है ताकि उसके डे टू डे ट्रांजेक्शन में लेन देन चलता रहे, कि कोई पैसा निकालने आ रहा है तो उसको मिल जाए, कोई जमा करने आ रहा है तो वेलकम है, ताकि डे टू डे लाइफ का ट्रांजेक्शन बैंक का डिस्टर्ब ना हो। तो नगद रखने का ये कारण है। दूसरा कारण है, इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है जनता के अंदर कि वो कभी भी आएंगे तो उनको उनका पैसा मिल जाएगा। इसका फायदा और भी है बहुत सारे, जो बैंकिंग प्रक्रिया में जरूरी होते हैं। तो जो टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास, उसका एक हिस्सा वो नगद रखती है और बाकी का हिस्सा वो लोगों को लोन दे देती है। अब लोन वो सूटकेस में कैश भर के नहीं देती, वो लोन अकाउंट खोलती है। जैसे आप हाउसिंग लोन लेने गए, आपके नाम से एक हाउसिंग लोन अकाउंट खुल गया और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप उसमें जमा करते जाइए। तो इसमें कहीं कोई नगद रुपया नहीं आया, किसी ने रुपया गिना नहीं, उसने साख मुद्रा, अकाउंट मनी, लेखा मुद्रा का प्रयोग किया। इसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम आप क्रेडिट क्रिएशन इज ए प्रोसेस वेयर बाय ए कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट मनी बाय एडवांसिंग लोन टू द लेंडर्स। अब ये कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक कीप्स ए पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन लिक्विड फॉर्म, आइदर विद देमसेल्व्स और विद आरबीआई। ये देखिए, आरबीआई के पास भी रख सकता है। रिमेनिंग अमाउंट दे गिव लोन टू द इन्वेस्टर्स
क्योंकि पैसा रखने के लिए तो जमा कर नहीं रहा हूँ, कमर्शियल है ना, कमर्शियल बैंक का मतलब व्यवसायिक बैंक है, वो भी व्यवसाय करेगा आपके उस पैसे से। मैंने बहुत डिटेल में बिना शॉर्टकट मारे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, अगर इनिशियल डिपॉजिट या इनिशियल जो लीगल टेंडर मनी है, सरकार 1,000 रुपया छापती है और वो 1,000 रुपया छाप करके बैंक के अकाउंट में देती है। बैंक के पास जैसे ही 1,000 रुपया आता है, वो उस 1,000 रुपये का अगर CRR कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो इसका 10% यानी 100 रुपये अपने पास रखता है और 900 रुपये ये लोन दे देता है किसी दूसरे इन्वेस्टर। अब ये जो दूसरा इन्वेस्टर है अपने बैंक में चेक को डालता है, उसका बैंक के पास 900 रुपये की डिपॉजिट आ गई। अब 900 रुपये की डिपॉजिट आने के बाद उसके बैंक ने क्या किया, 10% अपने पास रखा, 900 का 90 रुपये, और 810 रुपये इसने किसी तीसरे इन्वेस्टर को दे दिया। तीसरे इन्वेस्टर ने अपने अकाउंट में डाला 810 रुपये, इसके अकाउंट में 810 रुपये जाते, इसके बैंक ने 81 रुपये अपने पास रखा 10%, क्योंकि CRR तो सबके लिए समान है, सभी को रखना है, और ये 729 रुपये उसने दे दिया। अब 729 रुपये चौथे के बैंक अकाउंट में गया, उसके बैंक ने 72 रुपये 10 पैसे, 10 जो 10% होता है, 72 रुपये 90 पैसे वो रखता है, और बाकी वो तीसरे नेक्स्ट इन्वेस्टर को दे देता है। ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है, और आप देखेंगे ये लगभग चलते चलते लास्ट में ये 1,000 रुपया जो आया था उसका टोटल 10,000 रुपये बन जाता है, जिसमें से 9,000 रुपये तो बैंक ने साख मुद्रा का निर्माण किया, और ये 1,000 रुपये टोटल डिपॉजिट था। प्यारे बच्चों, 1,000 का जो डिपॉजिट था इनिशियल, वो 9,000 रुपये और जुड़ जाता है, और इकोनॉमी में पूरा 10,000 रुपये का मनी सप्लाई हो जाता है। तो ऐसी मुद्रा जो कि बैंकों द्वारा सृजित की जाती है, साख मुद्रा कहलाती है। साख मुद्रा वास्तव में अकाउंट मनी होती है, लेखा मनी होती है, ये नगद के रूप में नहीं पाई जाती, ये ऋण के रूप में दूसरे बैंकों को, दूसरे इन्वेस्टर्स को दी जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये कहाँ तक क्रेडिट क्रिएशन का कोई लिमिटेशन है क्या? तो उसके लिए JM केन्ज ने क्रेडिट मल्टीप्लायर की संरचना की है, जिसके अनुसार 1/CRR, कुछ लोग प्यारे बच्चों इसको LRR लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, बातें की। क्रेडिट मल्टीप्लायर is equal to change in money supply upon change in liquidity, जिसको आप कैश रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं, और इसको लिक्विडिटी मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ये 1/CRR, यानी 1/CRR इस केस में कितना है, 10% है, तो इसके अंदर आपने 1/10% रखा, यानी 10। तो आपने देखा पिछली स्लाइड में कि जो 1,000 रुपया जमा था इनिशियली जो 1,000 रुपया जमा हुआ था, वो लास्ट में 10,000 रुपया बन जाता है। 10,000 रुपये, देखिए 1,000 रुपये 10,000 रुपये बन जाता है, और ये 10,000 रुपये में से 9,000 रुपये मार्केट में रहते हैं, ये 1,000 रुपये बैंकों के पास रहता है। एक बार फिर इसे देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्रेडिट क्रिएशन की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये अमाउंट ऑफ कैश, अगर वो 1,000 की जगह 10,000 होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा इकोनॉमी में 10,000 के बजाय 1,00,000 रुपये होता है, उसका 10%, 10 गुना होता है। इसी तरीके से तो अमाउंट ऑफ कैश और क्रेडिट क्रिएशन में पॉजिटिव संबंध है। अगर अमाउंट ऑफ कैश बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ कैश रिजर्व रेशो का जो CRR रेशो है, अगर वो ज़्यादा होगा तो बैंकों को अपने पास लिक्विडिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा, और वो ब्याज पे कम दे पाएंगे। तीसरा है इसके अंदर बैंकिंग हैबिट लोगों की कैसी है। आप देखिए, बैंकिंग हैबिट अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, बैंकिंग हैबिट कम है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। प्यारे बच्चों, अभी कुछ ही समय की बात है जब 8-10 करोड़ खाते नहीं खुले थे, उस समय ज़्यादातर काम कैश से ही होता था, नगद से ही होता था, और ऐसी स्थिति में
क्रेडिट क्रिएशन कम होता था। अभी लगभग सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया है, सारा ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो गया है ज़्यादातर। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट क्रिएशन की भी संभावना बढ़ गई। प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशन इन द इकोनॉमी। अभी देखिए कोरोना आया हुआ है, इस समय बिजनेस की नहीं पड़ी, जान की पड़ी हुई, सब लोग, सब फैक्ट्रीज बंद है, सब बैंक ठंडे पड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेंगे, और लोग लोन लेंगे तो नेचुरल है क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ कैश, it depends on cash reserve ratio, it depends on banking habits, it also depends on nature of business condition in the economy। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर आपका बैंक का क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, ऐसा बैंक जो बैंकों का बैंक है, ऐसा बैंक जो सरकार का बैंक है, ऐसा बैंक जो मुद्रा का निर्माणक है, ऐसा बैंक जो फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे मॉनेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। सारा का सारा मुद्रा सप्लाई भारतीय रिजर्व बैंक ही नियंत्रित करता है। ये उसका मोनोग्राम आपके सामने है। इसके बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे मेन चीज अगर हम काम करें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये इशू ऑफ करेंसी इज डन बाय बैंक। सब प्रकार की मुद्रा का जो इशू करने वाला है, प्रिंट करने वाला है, वो आरबीआई है। 1 रुपए का नोट सिर्फ भारत का वित्त सेक्रेटरी साइन करता है, भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। बाकी सारी की सारी करेंसी एंड कॉइन इज पब्लिश बाय आरबीआई। प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम भी है। ब्याज की दर कितनी हो, सीआरआर कितना हो, वित्तीय व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करें, इन्फ्लेशन हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करें, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाएं या घटाएं, रेपो रेट को बढ़ाएं घटाएं, ये सब चीजें निर्णय आरबीआई ही करता है। इसके अलावा जो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज जो है आपके देश में, उसका रेगुलेटर भी केंद्रीय बैंक ही है। प्यारे बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित सारे डिसीजन आरबीआई ही लेता है, एक्सचेंज रेट वगैरह आरबीआई से ही डिसाइड होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे डिटेक्ट, इसका एक और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर किताबों में आपको नहीं मिलेगा, वो डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी। अगर करेंसी ओरिजिनल है या नहीं है, इसका डिसीजन अगर किसी को लेना है तो वो कोर्ट नहीं लेता, वो न्यायालय नहीं लेता, वो आरबीआई लेता है। प्यारे बच्चों, ये बैंक जो है गवर्नमेंट का बैंक है। जैसे हम अपना खाता किसी भी व्यवसायिक बैंक में खुलवाते हैं, ऐसे हर स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य गवर्नमेंट, हर निकाय का, एमसीडी, एनडीएमसी, सबका खाता भी आरबीआई में होता है। और सरकार के सभी निकायों का खाता भी आरबीआई में होता है। इसलिए इसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो इससे कर्जा लेती है, सरकार अपने सरप्लस को इसमें जमा करती है। प्यारे बच्चों, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट, जितने भी फाइनेंस से संबंधित पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स होते हैं वो आरबीआई ही करता है। इसमें इसमें किसी और एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। बाकी आरबीआई द्वारा लिया गया निर्णय हर प्रकार के भुगतान के लिए फाइनल और अंतिम माना जाता है। प्यारे बच्चों, विकास से संबंधित कार्य भी आरबीआई करता है। किस प्रोजेक्ट में पैसा जमा कर लगाना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा बढ़ाना है, किस प्रोजेक्ट को खत्म करना है, फाइनेंस के मामले में ये गवर्नमेंट को भी सलाह देता है, और सामान्यतः गवर्नमेंट इसकी सलाह को मानती भी है। ये बैंकर्स टू बैंक है। बैंकर्स टू बैंक कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारे बैंकों का बैंक है, हर बैंक का अकाउंट इसमें होता है। अब हर बैंक अपना सरप्लस आरबीआई में जमा करता है और जरूरत पड़ने पे आरबीआई से लोन लेता है। आपको बताया मैंने, ये इश्यूअर ऑफ करेंसी, करेंसी यही इशू करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी है, सिर्फ सभी प्रकार के मुद्रा से संबंधित निर्णय आरबीआई ही लेता है, और इसके द्वारा लिए गए निर्णय को मानने के लिए हम सब बाध्य हैं। प्यारे बच्चों, अब ये
मॉनेटरी अथॉरिटी या मॉनेटरी सिस्टम को कैसे रेगुलेट करता है। इसके लिए इसके पास दो प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक और दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति की मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम मुद्रा किस क्षेत्र में बहे, किस क्षेत्र में उसका, उससे हम ज्यादा ब्याज लें कम लें, उसको हम किस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, ये सब क्वालिटी के एंगल से हम निर्णय लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक मेथड्स हैं, उसमें बैंक रेट आता है। प्यारे बच्चों, बैंक रेट अगर बढ़ता है तो ब्याज की दर भी बढ़ेगी। बैंक रेट वह दर होता है जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। आरबीआई उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों को डिस्काउंट करता है, इसलिए इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सेल्स और परचेजेस गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज को अगर परचेज करने की नीति अपनाता है तो जनता के पास कैश जाता है, और अगर वो खरीद बेचने की नीति अपनाता है तो जनता के पास से कैश खिसक करके बैंकों में आ जाता है। इसी प्रकार कैश रिजर्व रेशियो की हमने आपको बताया, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ाता है तो बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो निश्चित है उसका असर पड़ता है, क्रेडिट क्रिएशन पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी है, एक होता है संवैधानिक जमा अनुपात इसे कहते हैं। इसमें हम आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए कहता है बैंक को, तो ये भी लिक्विडिटी की लोन गिविंग कैपेसिटी बैंकों की जो है उस पर प्रभाव डालती है। प्यारे बच्चों, अगर हम क्वालिटेटिव की तरफ मूव करते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहले रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। हम रैशन कर लगा देते हैं, लगाम लगा देते हैं और कह देते हैं कि भाई इस क्षेत्र में इससे ज्यादा ऋण नहीं दिया जा सकता। मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है डाउन पेमेंट कह लीजिए। जब आप कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे पूछेगा कि भैया आपको कितना लोन चाहिए। आप कहेंगे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो कहेगा ठीक है 80,000 रुपये हम आपको देंगे, 20,000 रुपये आप अपना इकट्ठा करके। तो जो आप अपनी तरफ से पैसा जमा करते हैं वो राशि मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाती है। इसको भी घटा बढ़ा करके बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। प्यारे बच्चों, कार वगैरह में आपको 80% तक दिया जाता है, 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है। हाउस वगैरह में ये 90% तक आपको दिया जाता है लोन, और 10% इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा बढ़ा करके भी गवर्नमेंट किस क्षेत्र का बढ़ावा देना, किस क्षेत्र को कम करना है, ये डिसाइड कर सकती है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर की क्रेडिट को भी रेगुलेट करता है। भाई क्रेडिट कार्ड में आपको कितना रुपया मिलना है, कितना क्षमता है आपकी, ये सब भी वही डिसाइड करता है। इस कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स सीधा डायरेक्शन दे सकता है कि बीड़ी सिगरेट एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज को लोन कम से कम दो, उनसे ज़्यादा ब्याज की दर लो, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पब्लिसिटी करके भी वो अपना काम करता है। पब्लिसिटी वो न्यूज़पेपर्स में निकालता है और मोटिवेट करता है, जिसे मॉरल शोषण के नाम से भी जाना जाता है। मोटिवेट करता है किस क्षेत्र का हमें बढ़ावा करना है, किस क्षेत्र का हमें विकास करना है। डायरेक्ट एक्शन भी लेता है, कमर्शियल बैंक के ऊपर भी ले सकता है, कस्टमर्स के ऊपर भी ले सकता है। ये सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल के रूप में। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा ये आपको मैं एक बार थोड़ा रिकैप करना चाहता हूँ। आज हमने कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन है डिपॉजिट को, प्राइमरी फंक्शन है डिपॉजिट को स्वीकार करना और लोन को देना। सेकेंडरी फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें वो हमारे अभिकर्ता के रूप में, हमारे एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट के रूप में वो हमारी LIC की प्रीमियम देता है, वो हमारे बिहाफ पे शेयर्स खरीदता बेचता है, वो हमारे बिहाफ पे बिजली का बिल देता है, वो हमारे बिहाफ पे टिकट और प्लेन का रिजर्वेशन कराता है।
तो एक एजेंट के रूप में भी कमर्शियल बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहा है। कमर्शियल बैंक हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में अपना स्थान बनाता चला जा रहा है। इसके बाद हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा। आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई इशूअर ऑफ करेंसी है, आरबीआई फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, आरबीआई रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। तो आरबीआई का महत्व भी हमारे जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।